जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए शुरू करते हैं। त्रिभुज। त्रिभुज में हम सबसे पहले बताएंगे समरूप की परिभाषा, क्योंकि वो कॉमन सी बात है। त्रिभुज में 3 भुजाएं और 3 कोण और 3 शीर्ष होते हैं, तो वो तो हम सब नहीं बताने वाले। त्रिभुज के प्रकार, कोणों के आधार पे न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण, विषमबाहु, समबाहु, समद्विबाहु, etc का है। हम बात करेंगे समरूप की परिभाषा। तो समरूप की परिभाषा ऐसी सभी आकृतियां जिनका आकार समान होता है। तो इसमें हम कुछ ब्रीफ में चलेंगे, थोड़ा फास्ट, ठीक है। तो ऐसी सभी आकृतियां जिनका आकार समान होता है, जैसे कि वृत्त हो गया 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर का, ठीक है, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, इस तरह से वृत्त हो गए। आकार इनका क्या है, समान है। गोलाकार गोलाकार है, वर्गाकार वर्गाकार, त्रिभुजाकार त्रिभुजाकार। आकृति समान, जिनकी आकृति आकार जो भी है समान है, किंतु परिमाण, आमाप व विस्तार अलग अलग है। इनका जो परिमाण है, इसकी परिधि कम है, इसकी परिधि उससे ज़्यादा है, परिमाण ज़्यादा है ना, अर्थात विस्तार अलग अलग हो। एक बात लिखिए, विस्तार अलग अलग है। तो इसका विस्तार कम है, इसका विस्तार ज़्यादा है, इसका विस्तार इससे ज़्यादा है, इसका विस्तार इससे ज़्यादा है, ठीक है। तो विस्तार अलग अलग है, उन्हें समरूप कहते हैं। अगर विस्तार एक एक हो गया, इतना बड़ा त्रिभुज बना है, इतना ही बड़ा और बना दें PQR, तो वो तो सर्वांगसम हो जाएगा ना, ठीक है। तो समरूप के लिए विस्तार अलग अलग हो, यह कथन समरूपता का प्रगुण है, ठीक है। उदाहरण के लिए, जैसे 2 अलग अलग वृत्त, ओके, अलग अलग परिमाण के 2 वर्ग, अलग अलग परिमाण के 2 त्रिभुज, ये सब समबाहु त्रिभुज। ध्यान देना, कंफ्यूज ना होइएगा। समबाहु त्रिभुज बोल रहे हैं कि समबाहु त्रिभुज ही समरूप होते हैं, ऐसा बिल्कुल सही नहीं है। समबाहु त्रिभुज तो एक स्पेशल कंडीशन होती है, और भी त्रिभुज आपके समरूप होंगे, लेकिन कब, जब ये कसौटी से वो खरे उतरेंगे। SSS, AAA, SAA हैं, ASA, ठीक है, ये कसौटियों से खरे उतरेंगे। RHS, ठीक है, और AAS, SAA, इन कसौटियों में वो खरे उतरेंगे, तो वो त्रिभुज भी आपके क्या कहलाए जाएंगे, समरूप, ठीक है। हाँ, तो ध्यान दें, सवाल आपके इन्हीं पे बनेंगे, इन त्रिभुजों पे, समबाहु पे नहीं, क्योंकि ये तो इजी है। सवाल तो बनेंगे इन्हीं त्रिभुजों से। तो ये त्रिभुज कैसे, ऐसे, इनका हम मीनिंग समझ लेते हैं, अर्थ क्या होता है। SSS तीनों हैं, तो इसका मतलब आप देख रहे हैं कि तीनों भुजाएं ये, ठीक है, ये जो तीनों भुजाएं हैं ABBCCA, ठीक है, तीनों भुजाएं ABC त्रिभुज के ABBCCA। इसी तरह PQR त्रिभुज के PQQRRP, तीनों भुजाएं ना, वही मतलब है यहाँ पे SSS। किसके लिए, समरूप के लिए ना। सर्वांगसम के लिए क्या होगा, SSS की मीनिंग देखिए। सर्वांगसम के लिए मीनिंग होगी, ये साइड में लिखिए, AB बराबर PQ, BC बराबर QR, ये लिखा हुआ है। AB बराबर PQ, BC बराबर QR और CA बराबर RP। अब इससे ये सर्वांगसम के लिए है और ये समरूप के लिए। इससे पता चलता है कि ये जो आपकी रेशियो वाली समीकरण है, K बराबर यहाँ पे हम 1 रख देंगे तो ये मिल जाएगा, और K बराबर यदि हम 2, 3, 4 रखते हैं तो फिर आपका यही आपका सही है, ठीक है। अर्थात K बराबर 1 के लिए सर्वांगसम है ये समीकरण, और K बराबर 2, 3, 4, 5, 6 डैश 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 के लिए समरूप है ये समीकरण, ठीक है। K बराबर 1 के लिए तो सर्वांगसम है, तो K बराबर 1 के लिए समरूप भी होगा, इसीलिए कहते हैं जो सर्वांगसम है वो समरूप भी होंगे। तो ये जो बराबर K बराबर 1 पे रिजल्ट आया है इसका यहाँ पे, तो ये समरूप भी होगा, और समरूप ये भी है, समरूप ये भी है, क्योंकि जितने भी सर्वांगसम होते हैं वो समरूप होते हैं, और जो समरूप होते हैं वो जरूरी नहीं कि सर्वांगसम हो। ये बात यहीं से क्लियर हो जाती है, ये K बराबर 1 और K बराबर 2, 3, 4 से बात समझ में आई। अगर हम समरूप पढ़ रहे हैं, समरूपता के गुण ये सब पढ़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको इस तरह का समानुपात के रूप में आएगा तीनों, या फिर यहाँ पे आ जाता है S और S, सास कसौटी से आपका ये जो S और S है ये आपका जा रहा है ये, ठीक है, ये सास SS मतलब 2 भुजाएं और 1 कोण, ये होता है सास।
तो ए बी बटे पी क्यू और ए सी बटे पी आर, कहने को ए बी बटे पी क्यू और ए सी बटे पी आर बराबर के। यहाँ भी वही बात आएगी, के बराबर 1 के लिए सर्वांग सम होगा ए बी बराबर पी क्यू, और यहाँ जब 1 हो जाएगा तो ए सी बराबर पी आर हो जाएगा, ए सी बराबर पी आर, और यहाँ पे कोण ए बराबर कोण पी, तो दोनों वही रहेगा। तो सास के लिए भी 2 आ गए आपके यहाँ पे ए का अनुपात में, दोनों साइडों का अनुपात, और यहाँ पे एक बराबर में दोनों साइडों का ए बी बराबर पी क्यू और ए सी बराबर पी आर ये, और कोण ए बराबर कोण पी, कोण ए बराबर कोण पी, तो वही रहेगा। बाकी जो भुजाएं यहाँ पे अनुपात में हैं, ए बी पी क्यू भुजाएं अनुपात में, यहाँ ए बी पी क्यू बराबर में है, ए सी पी आर अनुपात में है, यहाँ पे ए सी पी आर बराबर में है। तो फिलहाल समरूप के लिए टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। समरूप के लिए चाहे ये हो बराबर वाला और चाहे ये समानुपात वाला, ठीक है। तो लेकिन स्पेशल कंडीशन समानुपात का ही होता है, क्योंकि बराबर हो जाएगा तो वो सर्वांग सम भी होता है। तो इसलिए समरूप के स्पेशल भाग से ही ज़्यादातर सवाल बनाए जाते हैं। कहने का मतलब ये समानुपात भुजाओं का क्या समानुपात, भुजाओं का क्या समानुपात, इसी से सवाल बनाए जाते हैं, क्योंकि ये समरूप का स्पेशल भाग है। बट इन मैथमेटिक्स के इक्वल टू 1 वी विल गेट सर्वांग सम इन समरूप। तो ये हम सब अध्ययन कर रहे हैं समरूपता के गुण में। यदि 2 त्रिभुज ए बी सी पी क्यू आर समरूप तभी होंगे जब संगत कोण बराबर होंगे। कहने का मतलब ये कसौटी होगी संगत कोण, जैसे कि ये कोण बराबर ये कोण, ये कोण बराबर ये कोण, संगत कोण आपके क्या हो बराबर हो, ठीक है। और दूसरा आपका कसौटी यहाँ पे संगत भुजाएं समान अनुपात में हो, अर्थात एस 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 क्या हो समान अनुपात में हो, जैसे ये नीचे दिया हुआ है समान अनुपात में हो। किसके लिए? समरूप के लिए ना। तीसरा हम बोलेंगे ये जो साइड में लिखे हुए हैं ये सब है सर्वांग सम। तीसरा यहाँ पे एस ए एस ये, ठीक है, इसको भी हमने बता दिया, एस एस 2 आ रहे हैं तो ये वाला आ गया, ठीक है। ये अनुपात होगा और ये एंगल होगा, ये अनुपात और ये एंगल समरूप के लिए सर्वांग सम के लिए। और चौथा आपका ए एस ए, ठीक है। चौथा पांचवा यहाँ पे राइट हैंड साइड, जो यहाँ पे पिंक कलर से यहाँ पे अलग कलर से लिखे हुए हैं, ये कौन सा RHS आर राइट हैंड साइड, ठीक है। राइट एंगल हाइपोटेन्यूस और साइड, ठीक है। समझने के लिए इसको ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं राइट साइड हाइपोटेन्यूस, राइट साइड हाइपोटेन्यूस, ठीक है। छठवें में ले सकते हैं आपका ये क्या है AAS, मतलब कि एंगल और एक साइड। तो ये डबल ए कसौटी से भी सर्वांग समता या समरूप हो जाएगा। डबल ए का मतलब ट्रिपल ए, ठीक है, ऊपर वाला ही है ये। और सातवां इसका SAA, तो वो भी डबल ए उपकसौटी से ये सर्वांग समता या समरूप हो जाएगा। डबल ए बोले तो ट्रिपल ए, ठीक है, ये तो शॉर्टकट है। फिलहाल ये डबल ए उपकसौटी ये 6 और 7 में जो हमने बताया, 6 7 में डबल ए उपकसौटी, और या ये ट्रिपल ए कसौटी, ये जो उपकसौटी और कसौटी हैं एंगल वाली, इनका जरूरी नहीं होता कि सर्वांग सम हो ही, आकृति सर्वांग सम हो ही जरूरी नहीं होता। क्यों? क्योंकि देखिए तीनों एंगल बराबर हैं। देख लीजिए समबाहु त्रिभुज में इसमें भी 60 60 60, इसमें भी 60 60 60, तो क्या ये सर्वांग सम है? नहीं ना। इसलिए सर्वांग सम के लिए प्रायः आपका सबसे अच्छा होता है सभी साइड्स बराबर हो, सभी साइड्स बराबर। किंतु फिर भी मान लिया जाता है कि एंगल बराबर दिखा दो, लगभग समांतर, सर्वांग सम हो गया। इसको ये एक अपवाद के रूप में छोड़ दिया जाए तो सर्वांग सम हो गया, एंगल तीनों दिखा दें, सर्वांग सम हो गया। या और इनको डबल ए जहाँ है AAS या SAA, इनको भी कहा गया कि चलो सर्वांग सम मान लेंगे हम, लेकिन कब? जब आपका एक कोण क्या हो 90 डिग्री हो। क्या हो? एक कोण आपका 90 डिग्री हो। तो एक कोण 90 डिग्री हो, ये तो बात हुई सर्वांग सम की। सर्वांग सम के लिए ध्यान दें, यहाँ पे इन तीनों में 90 90 90 कहा गया है, तो सर्वांग सम होंगे। तो इसके सामने भी
90 डिग्री के सामने कर्ण होता है, और कर्ण एक क्या होती है, भुजा होती है। तो इन तीनों में 90-90 का जिक्र किया गया है। तो एक बात और देखिए, यहाँ पे साइड और साइड साइड का भी जिक्र किया गया है। साइड 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 साइड। तो ये साइड 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 जो है, ये एक विशेष साइड है, जो ध्यान दें जो 90 डिग्री के सामने वाली ही है, कर्ण है, अर्थात हाइपोटेनियस साइड है। ठीक है, तो ध्यान दें AAS या SSA कसौटी में जो S और S आ रहे हैं, ये कर्ण ही हैं। अर्थात 90-90 तीनों, 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, तीनों कसौटी में 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री समकोण त्रिभुज होने चाहिए, और समकोण के सामने वाला कर्ण भी बराबर दिखाना चाहिए। वही यहाँ पे SS है। ठीक है, यहाँ SS है, कर्ण कर्ण, और यहाँ भी कर्ण है, यहाँ H कर्ण है। ठीक है, तो कर्ण वाली भुजा को भी इन कसौटियों में ये रखना ही होगा। अर्थात एक त्रिभुज का समकोण 90 डिग्री और उसके सामने वाली भुजा, दूसरे त्रिभुज के 90 डिग्री और उसके सामने वाली भुजा का जिक्र तीनों में ही करना है। RHS AAS SAAA तीनों में करना है। किसका? 90 डिग्री और 90 डिग्री के सामने वाले को बराबर के साथ चिन्ह लगाकर तीनों में जिक्र करना है, तभी सर्वांगसम होगा। तो फिलहाल ये सर्वांगसम की बात है। बात करें समरूप के लिए, तो समरूप के लिए बिंदास रहें, क्योंकि डबल ए कसौटी भी आपकी तुरंत समरूप देती है। ठीक है, तो डबल ए यहाँ भी है और यहाँ भी ट्रिपल ए, कोई बात नहीं। तो समरूप के लिए बिंदास रहिए, तुरंत आपका समरूप हो जाएगा इन कसौटियों से। ठीक है, तो और इन समानुपातों से तुरंत समरूप सिद्ध हो जाएगा। ओके, ध्यान दें, अभी तक हमने जो चर्चा की थी वो तो थी कि समरूप कैसे दिखाएं, दो त्रिभुजों को, भिन्न भिन्न त्रिभुजों को, समबाहु के अलावा भिन्न भिन्न त्रिभुजों को समरूप कैसे दिखाएं। ठीक है, तो इस तरह से हमने बताया, इन कसौटियों का प्रयोग करके आप समरूप दिखा सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं, जब समरूप दिया हो कि दो त्रिभुज आपके समरूप हैं, इस कसौटी का पालन करते हैं, जब समरूप दिया हो तो फिर क्या करेंगे। जैसे यहाँ पे दो त्रिभुज ABC PQ समरूप हैं, जब दिया हो तो फिर क्या करोगे। जब दिया हो कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं, तो फिर आप उनको इन सारे कसौटियों में फिर से बदल सकते हो। जैसे कि अगर ये समरूप हैं, तो इस कसौटी के अंतर्गत आप दोनों त्रिभुजों के समान भुजाओं के समानुपातों को लिख सकते हो। ठीक, दोनों समरूप त्रिभुजों के भुजाओं का समानुपात लिख सकते हो। इस कसौटी के अंतर्गत दोनों समरूप त्रिभुजों के कोणों को बराबर कर सकते हो। कोण A बराबर कोण P, कोण B बराबर कोण Q, कोण C बराबर कोण R। इस कसौटी के अंतर्गत आप दो भुजाओं का समानुपात कर सकते हो, जैसे कि AB और AC, PQ और PR। ठीक है, अर्थात AB बटा PQ और AC बटा PR, ये लिखा हुआ है। AB बटा PQ और AC बटा PR, अर्थात कोण AA मतलब A, PP मतलब P, कोण A बराबर कोण P। ठीक, किसके अंतर्गत देख सकते हैं, SAS के अंतर्गत। ठीक है, ASA में बात करें तो प्राथमिकता यहाँ पे कोण की होगी, एंगल की होगी। दो एंगल आपके बराबर है तो तीसरा एंगल भी बराबर हो जाएगा, तो प्राथमिकता एंगल की हो जाएगी। डबल ए एंगल तुरंत बोलेगा बनो समरूप, क्योंकि डबल ए कसौटी होती है, और यहाँ साइड को हम बराबर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर साइड को बराबर कर दिए तो वो सर्वांगसम हो जाएगा, जबकि सर्वांगसम कहा नहीं गया, हमें कहा गया कि पहला त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के समरूप है, ऐसा कहा गया। ठीक है, तो इसलिए एंगल है तो तुरंत एंगल आप यहाँ से लगा सकते। नीचे वालों में आपका 90 डिग्री का होना अनिवार्य है, पहले और दूसरे में, तो संभवतः आपको कर्ण और 90 डिग्री का जिक्र किया जाएगा।
प्रायः आपके ये तीन आपके इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि डबल एंगल का मतलब ट्रिपल है, तीनों समान हो गए। तो इस तरह से ऊपर की आपके तीन, जब आपको पहला त्रिभुज दूसरा त्रिभुज समरूप होता है तो ये ऊपर के तीन यूज किए जाते हैं अधिकतर। ओके, या तो तीनों साइड्स समानुपात में कर लेते हैं तुरंत, या फिर तीनों एंगल बराबर कर लेते हैं तुरंत, और या फिर जो एंगल बराबर दिख रहा है उसके संलग्न भुजाएं समानुपातिक कर लेते हैं। ठीक है, आइए, अगर पहला त्रिभुज दूसरा त्रिभुज समरूप है तो फिर हम और क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, जैसे ए बी सी और पी क्यू आर ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं अनुपात के रूप में। अगर इनकी माध्यिकाएं दी गई हों क्वेश्चन में कि इसकी माध्यिका शीर्ष से यहाँ पे ये माध्यिका कहलाएगी कब, जब आप सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांट देगी, तो ये जो माध्यिका है, और इधर की ये भी एक माध्यिका है, क्योंकि ये भी सामने वाली भुजा को बराबर बराबर काट रही है। तो ये माध्यिका और ये माध्यिका, तो इसमें भी ये माध्यिका और ये माध्यिका, तो ए माध्यिका, ए डैश माध्यिका और पी डैश माध्यिका का अनुपात बराबर होगा बी डैश माध्यिका और क्यू डैश माध्यिका का। ठीक है, और बराबर इसी प्रकार अगर यहाँ से हम माध्यिका हटाएंगे सी डैश और आर डैश, तो हो जाएगा सी डैश बटे आर डैश माध्यिका। ठीक है, तो ये एक संबंध होता है जब दोनों समरूप होते हैं त्रिभुज। तो ये भी लिख सकते हैं समानुपातिक रूप में, माध्यिकाओं को भी समानुपातिक रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि हम लोग इन भुजाओं को समानुपातिक रूप में लिखते हैं, उसी प्रकार त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं, क्योंकि तीन भुजा हैं तो तीनों भुजा का मध्य बिंदु होगा ना, तो मध्य बिंदु को सामने वाले शीर्ष से मिला दो तो वो माध्यिका बन जाती है। तो इस तरह से तीन माध्यिकाएं बनेंगी, तो तीनों माध्यिकाओं का समानुपात लिख सकते हैं, समानुपातिक रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब आइए पॉइंट नंबर 4 में शीर्षलंब। तो शीर्षलंब जब हो, देखिए त्रिभुज के शीर्षलंबों का तो इतिहास बहुत पुराना है। शीर्षलंब, ये शीर्षलंब कहलाएगा, माध्यिका नहीं कहलाएगा, शीर्षलंब कहलाएगा। क्यों? क्योंकि शीर्ष से डाला गया और ये लंब है। ठीक है, तो इसलिए इनका नाम शीर्षलंब है। ठीक है, शीर्षलंबों का नाम लंब द्विभाजक भी होता है, जब ये लंब होने के साथ साथ इनको दो भागों में बांट देता है, तो ये लंब द्विभाजक भी कहलाता है। लंब द्विभाजक, दोनों भागों में बांट दिया, लंब द्विभाजक। फिलहाल यहाँ पे भी दोनों भागों में नहीं है, यहाँ तो हमें शीर्षलंब ही मालूम है। शीर्षलंब अगर इतना ही मालूम हो तो देखिए क्या होगा, शीर्षलंबों के वर्गों का अनुपात उनके क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है। तो शीर्षलंब के वर्गों के अनुपात, जैसे शीर्षलंब यहाँ ए डैश है और यहाँ पी डैश है, तो ए डैश बटा पी डैश, इसका शीर्षलंबों का अनुपात के वर्गों ठीक है, ये शीर्षलंब है, ये पहले वाला और ये दूसरे वाला, तो पहले वाला अनुपात है दूसरे वाला, तो अनुपात शीर्षलंबों का अनुपातों के वर्गों के बराबर उनके क्षेत्रफल के अनुपात होते हैं। तो उनके क्षेत्रफल के अनुपात जो होते हैं, एरिया ऑफ ABC, एरिया ऑफ PQR। इस बात को आप नोट में याद रखिए, ये प्रमेय भी है एक, भुजाओं के वर्गों के अनुपात में भी क्या क्षेत्रफल होता है। ये तो शीर्षलंबों के अनुपात में क्षेत्रफल का अनुपात, यहाँ पे भुजाओं के अनुपात के वर्गों के बराबर उनके क्षेत्रफल का अनुपात होता है। AB PQ भुजाओं के अनुपात में के वर्गों के बराबर उनके क्षेत्रफल का अनुपात होता है। ये एक प्रमेय भी है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। ये चौथा पॉइंट था। अब आइए पांचवें पॉइंट पे। पांचवा पॉइंट है समरूप त्रिभुज, बोले तो सिमिलर ट्राइंगल। सर्वांगसम त्रिभुज बोले तो कांग्रुएंट ट्राइंगल, कांग्रुएंस ट्राइंगल।
फर्स्ट यहाँ पे इनमें सभी कोण बराबर होते हैं। सर्वांगसम कांग्रुएंस ट्रायंगल में इनमें भी सभी कोण बराबर होते हैं। ठीक है, इनकी सभी भुजाएं समानुपातिक होती हैं, इनकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। कह सकते हैं सभी सर्वांगसम त्रिभुज समरूप त्रिभुज होते हैं। यहाँ पे कह सकते हैं किंतु सभी समरूप त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुज नहीं हो सकते हैं। ये समरूप त्रिभुज और सर्वांगसम त्रिभुज में अंतर था। ठीक है दोस्तों, त्रिभुज के परिचय में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, यदि वीडियो आपको यूजफुल लगी हो, आपको कुछ जानकारी मिली हो इस वीडियो के माध्यम से, तो मैं कहूँगा एक यूट्यूबर नहीं, एक व्यूअर के सापेक्ष वीडियो को लाइक करना चाहिए। नहीं लाइक करते तो कमेंट ज़रूर करना चाहिए, और ऐसे ही जानकारी सबसे पहले पाने के कथन लिए चैनल को समरूपता का प्रगुण कहलाता है। यही कथन समरूपता का प्रगुण कहलाता है। जैसे अलग अलग परिमाण का वृत्त, जैसे हमने बताया, अलग अलग परिमाण का वर्ग, ठीक है, अलग अलग परिमाण का वर्ग, इस प्रकार से जैसे हमारे समबाहु त्रिभुज होते हैं, ये भी आपके समरूप होते हैं, भिन्न भिन्न परिमाण के। ठीक है, अलग अलग परिमाण के। अब अगर एक ही परिमाण हो जाए तो फिर क्या होगा, फिर वो समरूप के अलावा क्या हो जाएगा, सर्वांगसम का हक हो जाएगा। वहाँ पे उन आकृतियों का एक मालिक और हो जाएगा, वो है सर्वांगसम। अब ध्यान दें, जो सर्वांगसम होंगे, ध्यान दें, सभी सर्वांगसम त्रिभुज एवं आकृतियाँ समरूप होती हैं। ध्यान दें, सभी सर्वांगसम त्रिभुज की बात करें या आकृति की, समरूप होते हैं। कौन समरूप होते हैं, त्रिभुज या आकृति। ठीक है, ये बात बताना बहुत जरूरी था, क्योंकि समरूप की परवरिश करता कौन है, वास्तविक रूप से समरूप की परवरिश कर रहा है कौन, सर्वांगसम। समरूप की परवरिश सर्वांगसम कर रहा है। जब सारी परवरिश यही करता है तो इसका फिर क्या, इसका मात्र आपको बता दें, ये सिर्फ परिभाषा ही है समरूप का। बाकी समरूप की परवरिश सर्वांगसम करता है। समरूप का मात्र परिभाषा ही है। और थोड़ा सा यहाँ इम्प्रूव हुआ है, के बराबर जब 1 होगा तो सर्वांगसम का होगा, और के बराबर जब 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा तो समरूप के लिए होगा। तो समरूप के लिए दो चीज़ आया, एक तो परिभाषा समरूप के लिए आई, और दूसरा जब 2, 3, 4 ये के का मान 2 हो, 3 हो, 4 हो, अर्थात परिमाण इसका अलग अलग हो, जैसे कि परिभाषा में लिखा गया है, विस्तार आमाप इसका अलग अलग है। तो वहाँ यहाँ पे थोड़ा अपडेट हुआ है, के बराबर 2, 3, 4 परिमाण अलग अलग हो जाएगा। अगर के बराबर 1 रख देंगे तो आपका आ जाएगा ए बी बराबर पी क्यू, 1 रखेंगे, और 2 रखेंगे तो आएगा ए बी बराबर 2 टाइम्स पी क्यू। ठीक है, परिमाण अलग अलग हो गया। अगर 1 रखेंगे तो ए बी बराबर पी क्यू, बी सी बराबर क्यू आर, सी ए बराबर आर पी, तीनों साइड्स आपके बराबर हो जाएंगे, जिससे कि आपका एस नियम फॉलो करेगा। अर्थात 1 के अलावा 2 यहाँ रखें, 3 रखें, 4 रखें तो वो भी आपका क्या होगा, समरूप के लिए होगा। और ये 2, 3, 4 कहाँ से आ रहा है, अलग अलग लिखा है ना, इसी परिभाषा से ही आ रहा है। तो कुल मिला के समरूप का जो है ये परिभाषा है, और उसके साथ ये एक समीकरण है। ये परिभाषा और ये समीकरण ही समरूप का है, बाकी इसकी परवरिश सर्वांगसम कर रहा है। ठीक है, सर्वांगसम के जितने भी केस होंगे सब समरूप में आएंगे। सर्वांगसम में जैसे कि यहाँ 1 रख देंगे वो भी आएगा, और इतना लिखा रहेगा जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ए बी बटे पी क्यू, बी सी बटे क्यू आर, सी ए बटे आर पी, ये भी आपका क्या होगा,
अगर के बराबर 1 है कोई बात नहीं है तो सर्वांग सम का, लेकिन किस में दिखाया जाए, समरूप में दिखाया जाएगा। ठीक है, ये भी है सर्वांग सम का। को ए कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण सी बराबर कोण आर, ए कसौटी, ये देखिए है सर्वांग सम का, लेकिन समरूप बोलेंगे क्योंकि सर्वांग सम है, हम भी जानते हैं, लेकिन जो सर्वांग सम है वही तो समरूप है, उसको तो हम समरूप कह सकते हैं। तो कहते इसीलिए हम लोग कह देते हैं, क्यों? क्योंकि समरूप की परवरिश सर्वांग सम करता है। इस बात को याद रखिएगा। है ये सर्वांग सम, लेकिन हम समरूप कह देंगे क्योंकि समरूप की परवरिश सर्वांग सम करता है। और यहाँ पे इसे हम ये नहीं कहेंगे कि ये सर्वांग सम है, क्योंकि जब तक मालूम नहीं रहेगा के का मान 1 है कि 2 है कि 3 है, तब तक हम इसको नहीं कह सके थे कि यह है सर्वांग सम का मान। ठीक है, हो सकता है यहाँ के का मान 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो ये समरूप का हो जाएगा कि नहीं? समरूप का अपना स्पेशल खोज उसी के लिए तो की गई, या उसने ही तो की जब के बराबर 2, 3, 4 हो। नहीं तो सर्वांग सम तो सिर्फ इतना ही जानता था के बराबर 1, अर्थात ए बी बराबर पी क्यू, बी सी बराबर क्यू आर, सी ए बराबर आर पी, इतना ही सर्वांग सम जानते थे। तो फिलहाल निष्कर्ष आया कि इसे हम किसी भी कंडीशन में के बराबर 1, 2, 3, 4, 5 किसी भी कंडीशन में समरूप कह सकते हैं, समरूप कह सकते हैं। लेकिन सर्वांग सम के लिए हम ये समीकरण सत्य नहीं होगा सर्वांग सम के लिए, क्योंकि यहाँ पे जब तक क्लियर नहीं किया जाएगा कि के का मान 1 है तब तक हम सर्वांग सम नहीं कहेंगे। ठीक है, तो यहीं से एक बात और आ गई कि ये ज़रूरी नहीं कि जो समरूप हो वो सर्वांग सम भी हो, ये ज़रूरी नहीं, लेकिन जो सर्वांग सम होंगे वो समरूप जरूर होंगे, ये बात सत्य है। लेकिन जो समरूप होंगे वो सर्वांग सम हो, ये सत्य नहीं है। तो इस एक समीकरण में कौन मार खा गया? सर्वांग सम मार खा गया। यहाँ पे सर्वांग सम जरूरी नहीं कि यहाँ पे सर्वांग सम हो, तो इस समीकरण में सर्वांग सम मार खा गया। लेकिन बोले समरूप, तो समरूप तो सबका लाडला और दुलारा है, क्योंकि परवरिश कौन कर रहा है? सर्वांग सम ही कर रहा है। तो चूंकि समरूप दुलारा है, लाडला है, इसलिए समरूप ये भी कंडीशन पे आएगा, ये भी कंडीशन अगर है तो त्रिभुजों में तो समरूप होगा। और ये सारी कंडीशन जो यहाँ पे लिखी गई हैं, एस ए एंगल बराबर कर दो जैसे यहाँ पे है, साइड बराबर कर दो, ए बी बराबर पी क्यू, बी सी बराबर क्यू आर, सी ए बराबर आर पी, तो वो भी हो जाएगा समरूप। और ये एस अगर ऐसा भी दिखा दो कि साइड बराबर है और संलग्न कोण बराबर है, तो इस समरूप कसौटी से समरूप हो जाएगा। अब चूंकि ये सर्वांग सम के लिए है कि साइड बराबर साइड, तो समरूप के लिए आपका बहुत ही सिंपल है, ऐसे हो जाएगा। यही वाला आपका जैसे कि ये 3 साइड है, तो यहाँ पे 3 साइड के लिए तीनों अनुपात लिए गए थे, 2 साइड यहाँ पे दी गई हैं, तो यहाँ पे हम ए बी और ए सी 2 साइड लेंगे ए बी सी त्रिभुज के, और ये पी क्यू और पी आर ये 2 ठीक 2 साइड लेंगे, ए बी ए सी और पी क्यू आर से पी क्यू और क्यू आर, पी क्यू और पी आर ये 2 लेंगे बस, और इसके बीच के एंगल बराबर कर देंगे, तो ये सर्वांग सम के लिए होता है। लेकिन यहाँ भी वही बात हो गई कि अगर के बराबर 1 होगा तो सर्वांग सम के लिए होगा, अर्थात ए बी बराबर पी क्यू और ए सी बराबर पी आर। अब अगर के का मान 1 ना होकर के 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 हो गया, तो वो समरूप कंडीशन होगी। ठीक है, स्पेशल समरूप कंडीशन होगी। ठीक है, और अब एक बात स्पष्ट हो गई कि जो भी यहाँ पे एस लग रहे हैं ये सभी बराबर न होकर समरूप में समानुपात बनाते हैं। एस जो है बराबर न होकर समरूप न होकर के क्या करते हैं? समानुपात बनाते हैं।
समान न होकर, बराबर न होकर के समानुपात बनाते हैं। जैसे ये एस एस है तो दोनों साइड क्या बना है, समानुपात। जैसे ये, और यहाँ पे ये तीनों एस एस हैं, ये भी क्या बना है आपको, ये बना है यहाँ पे ये तीनों, ठीक है। ये यहाँ से तीनों ये आपके बनाए ए बी बटे पी क्यू, बी सी बटे क्यू आर और सी ए बटे आर पी। तो अक्सर समरूप के सवाल क्वेश्चन हल करने के लिए आपको ऐसे अनुपात मिलेंगे 101%, क्योंकि ये समरूप की विशेषता है, विशेष गुण है समानुपात। समरूप का ये विशेष गुण है समानुपात, ठीक है। अन्यथा अगर सर्वांग की बात करें तो उसका कोई विशेष गुण नहीं, सिर्फ एक है। वहाँ सर्वांग के लिए मान सिर्फ एक ही है, के का मान 1, और तो उसका हम लोग डायरेक्ट रिजल्ट दे देते हैं ए बी बराबर पी क्यू, ए सी बराबर पी आर, क्योंकि एक ही है तो उसका रिजल्ट आ जाता है। लेकिन समरूप के लिए तो यहाँ पे 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, तो इसलिए हम उसके लिए, हम समरूप के लिए हम नहीं कह सकते कि ए बी बराबर 2 टाइम्स पी क्यू या 3 टाइम्स पी क्यू या 4 टाइम्स पी क्यू, पता नहीं क्या होगा। तो समरूप के लिए ज़रूरी हो जाता है कि ये समानुपात दिखाना ज़रूरी हो जाता है। इसलिए समरूप के प्रत्येक क्वेश्चन में ये आपको अवश्य 101% ज़रूर मिलने वाला है, क्योंकि यही समानुपात विशेष गुण है किसका, समरूप का, ठीक है। अगर के बराबर 1 होता, के बराबर 1 के लिए सर्वांग भी होता है ना, तो के बराबर 1 होता तो ऐसे लिखने की क्या ज़रूरत है, सीधा हम लिखते ए बी बराबर पी क्यू, ए सी बराबर पी आर। और यदि ऐसे लिखा हुआ है तो सिंपल सी बात है कि ये समरूप का विशेष गुण है।